स्वागत है आपका बायजूस आईएएस में और स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके साथ एक संवाद करें, आपको समझा सकें उन मुद्दों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिनका प्रभाव हमारे राष्ट्र हित पर पड़ता है। इस बार जो मुद्दा हम आपके साथ चर्चा के लिए लाए हैं वो एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर से लोगों का ध्यान हट सा गया था। लोगों को लगता था कि ये मुद्दा जो इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवाद का है वो एक तरह से उस पर पश्चिम ने विजय प्राप्त कर ली थी जब बगदादी को मार डाला गया था, जो अपने को शेख खलीफा अमीर कहा करता था नई इस्लामी खिलाफत का। और जिस तरह से विजय प्राप्त की गई थी सीरिया के इनके अड्डों पर, जहाँ इनके गढ़ थे, जहाँ ये बड़े शक्तिशाली थे, वहाँ से इनको खदेड़ा गया था। तो पश्चिम को, खासकर अमेरिका को ये लगने लग गया था कि उसने विजय प्राप्त कर ली है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर हाल में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो लोग यहाँ से भागे थे मैदान छोड़कर, सीरिया से अन्यत्र छिटपुट बिखर गए थे, अनेक अफ्रीकी देशों में उन्होंने अपने छोटे छोटे गठबंधन फिर से बना लिए हैं, अपनी जड़ें फिर से जमानी शुरू कर ली हैं और एक ऐसे जहरीले कैंसर के कोशिका सेल की तरह जो दैत्याकार बढ़ती रह सकती है, जिस पर किसी इलाज का असर नहीं होता, न शल्य चिकित्सा का, न रेडियोधर्मिता का, और फिर वो जान के लिए खतरा पैदा हो जाता है। पिछले हफ्तों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं। अफगानिस्तान में शिया मस्जिदों पर हमले हुए हैं जिसमें सैकड़ों जानें गई हैं, कई से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और अफ्रीका में जो घटनाक्रम चल रहा है वो भी चिंताजनक है। बार बार कभी संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर हमले होते हैं, कभी स्कूल के छात्र बंधक बनाए जाते हैं, कभी सैनिकों को मार डाला जाता है, और ये सारी घटनाएं तेज़ी से हो रही हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का, इस्लामी आतंकवाद का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को इस्लामी कहें, कुछ लोगों का मानना है कि इस्लामी आतंकवाद एक भ्रष्ट प्रयोग है, इस्लाम तो शांतिपूर्ण धर्म है, जो लोग अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं, अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें हम आतंकवादी कैसे कह सकते हैं। दूसरी ओर लोगों का कहना है जितनी घटनाएं सामने आ रही हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें उग्रवादी इस्लामी आतंकवादी संगठन अल-कायदा या उससे बिखरे तत्वों के साथ जुड़ी मिलती हैं। इस पर गंभीरता से विचार करना ज़रूरी है तत्काल। ये चिंता का विषय न केवल अफ्रीका के लिए, न केवल अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, और भारत इसमें देर तक आंखें मूंदे नहीं रह सकता। बात शुरू करनी पड़ेगी हमें अफगानिस्तान से ही। अफगानिस्तान में पिछले हफ्ते जो शिया मस्जिदों पर हमले हुए दहशतगर्दों ने किए, उनकी जिम्मेदारी ISIL वालों ने ही ली है, जो लोग अपने को इस्लामिक सल्तनत या इस्लामिक स्टेट या एमिरेट ऑफ खुरासान प्रोविंस कहते हैं। अब तक लोगों के लिए ये कहना संभव था कि इनके ऊपर तालिबान काबू पा लेंगे और जब एक बार काबुल में उनकी सरकार बन जाएगी तो इनके आपसी झगड़ों में शायद शांति कुछ आ सकेगी। मगर इन घटनाओं से लगता है कि तालिबान इस समय कम से कम अफ़गानिस्तान पर अपने उन साथियों पर काबू पाने में, अंकुश लगाने में असमर्थ हैं जो ISIS के साथ जुड़े हुए थे। अब इसका विश्लेषण कई तरह से लोग कर रहे हैं कि ये हक्कानी गिरोह के साथ जुड़े लोग हैं, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो थी उसके साथ जुड़े लोग हैं, इनको आज भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने संवाद को, अपने सौदों को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एक ऐसे बाग की सवारी कर रहा है जिससे उतरना उसके लिए असंभव है। मगर ये बात आज सिर्फ अफ़गानिस्तान की अस्थिरता या अफ़गानिस्तान की अराजकता या अफ़गानिस्तान की असफलता से जुड़ी हुई नहीं है। इन घटनाओं से ये संकेत मिलता है कि जो दहशतगर्द कुंदुज में, कांधार में ऐसी आत्मघातक हमलावरी को अंजाम दे सकते हैं, क्या वो अफ़गानिस्तान की सरहद के बाहर अपने निशाने नहीं ढूंढ सकते हैं? क्या भारत पर उनके हमले इस तरह के नहीं हो सकते हैं? और यदि उनको आज ये शरण मिलता है, जब कभी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था 20 वर्ष पहले अफ़गानिस्तान में, तो इसी कारण किया था कि वहाँ टोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपा बैठा था ओसामा बिन लादेन, जिसको पकड़ना एक दशक तक असंभव रहा था अमेरिका के लिए। तो यदि आज अपने पैर उन पहाड़ी जंगलों में, कंदराओं में जमाने में सफल होते हैं ये ISIS के लोग, तो ये चिंता का विषय सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं, चिंता का विषय सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये चिंता का विषय सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, ये चिंता का विषय चीनियों के लिए नहीं, जिनके लिए अपनी समस्या मुसलमानों की सिंकियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों की काफ़ी विकट रूप धारण कर रही है। ये सारी समस्या सब लोगों के लिए रहेगी, और न केवल मध्य एशिया में और दक्षिण एशिया में। आप देखिए कि यहाँ से ये हमला
कहीं और भी दुनिया में कर सकते हैं। और ये अगर अफ़गानिस्तान में इनको शरण मिलती है और ये अपनी पैर पसार सकते हैं, तो अफ्रीका में जो छिटपुट गिरोह हैं उनको कितना बड़ा मानसिक मनोबल उनका बढ़ेगा इससे, और कितना समर्थन मिलने की संभावना होगी। क्योंकि तालिबान जब संघर्ष करेंगे तो जो बंदूकों की तस्करी होती है, मादक द्रव्यों की तस्करी होती है, देह व्यापार होता है, वो सारे जो नाजायज़ व्यापार होते हैं जिनसे कोई हिचक इन लोगों को नहीं है जो ISIL के साथ जुड़े हुए हैं, ये हमको ध्यान में रखना होगा। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में चिंता बहुत स्वाभाविक है। यदि आप देखें तो अफ्रीका की 3 मोटी मोटी पट्टियों में अफ्रीका को विश्लेषक बांटते हैं। एक उसकी उत्तरी पट्टी है जिसमें एक छोर पर जिबूती है, जहाँ पे जिबूती के छोटे से द्वीप में चीन का एक नौसैनिक अड्डा भी है, और जिबूती से जुड़ा हुआ सोमालिया है। और सोमालिया की जो सागर तटवर्ती सरहद है वो बहुत लंबी है। और अभी हाल पिछले हफ्ते ही चीन के एक नौसैनिक जहाज पर हमला बोल दिया था सोमालिया के तस्करों ने। तो आप समझ सकते हैं कि समुद्री तस्करों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है कि चीनी नौसैनिक जहाज तक वो अपना हमला कर सकते हैं। और कई बार अतीत में ऐसा हुआ है कि भारतीय नौसेना ने इन तस्करों के छक्के छुड़ाए हैं, मगर ये छक्के छुड़ाए एक संघर्ष में, उससे उनकी हरकतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि सोमालिया इतनी बुरी तरह से असफल देश है, इतनी बुरी तरह से दिवालिया देश है, वहाँ इतना विभाजन है, इतनी भुखमरी और गरीबी है कि लोग अपनी जान पर खेलकर इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं। अब यदि आप देखें तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु पर निरंतर हमले होते रहते हैं। कभी राष्ट्रपति निवास पर हमला होता है, धमाके होते हैं, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर निरापद मुश्किल निकलते हैं। कभी सेना के किसी जनरल पर हमला होता है, कहीं सुरक्षा के जो मुखिया हैं उन पर हमला होता है। और कई लोगों का मानना है कि वहाँ की सरकार इतनी भ्रष्ट है कि उसने जियो और जीनो दो का एक नीति का आचरण कर रखा है इन तस्करों आतंकवादियों के साथ। और यहाँ जो गिरोह इस्लामी कट्टरपंथियों का है वो अपने को अल-शबाब कहता है। अब ये जो नामों की पहेली है ये भी बड़ी दिलचस्प है कि ये सब जितने छोटे छोटे छिटमुट आतंकवादी इस्लामी गिरोह हैं, ये गुट हैं, ये अपने को अलकायदा का समर्थक या अलकायदा से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं बताते हैं। अलकायदा आज हारा हुआ नज़र आता है। ISIL बगदादी को के मारे जाने के बाद, सीरिया में उनके गढ़ों से उनको खदेड़े जाने के बाद, ये पश्चिम को लगता था कि उसने निर्णायक विजय हासिल कर ली है, मगर आज पता चल रहा है कि वहाँ भी हलचल अभी बाकी है। वो जो लोग हैं वो छुपे हुए हैं, वो जिन्हें अंग्रेज़ी में अंडरग्राउंड कहते हैं, वो भूमिगत चले गए हैं। वो एक मिलिशिया या दूसरी मिलिशिया के संग मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर एक दूसरा मुखौटा ओढ़ लिया है कि अब वो किसी शिया संप्रदाय के साथ, कभी सुन्नी संप्रदाय के साथ, तो कभी कुर्दों के साथ। कुल मिलाकर जो लोग कल तक कुर्दों के विरुद्ध लड़ रहे थे, असद की सेना के विरुद्ध लड़ रहे थे, वो आज हथियारबंद हैं। उनको पहचानना बड़ा कठिन है कि वो कहीं वही तत्व तो नहीं जो दोबारा घुसपैठ कर रहे हैं और अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर बात हम करें अफ्रीका की, तो उसे विशेषज्ञ 3 मोटी मोटी पट्टियों में बांटते हैं। जैसा हमने आपसे कहा था कि सोमालिया से जुड़े हुए जो स्थान हैं वो भी राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं। सोमालिया बिल्कुल पड़ोस में है इथियोपिया के। इथियोपिया में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है तिग्रे और इथियोपिया की केंद्रीय सरकार के बीच में। कभी सुलह वार्ता होती है, कभी फिर संघर्ष होता है। सोमालिया के प्रधानमंत्री को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इरित्रिया के साथ सुलह समझौते पर, मगर इस गृह युद्ध के चलते अब एक बार फिर हमको ये बात याद रखने लायक है कि इथियोपिया में काफ़ी पुराना इतिहास ईसाइयत का भी है। ये नहीं कि वहाँ के बहुसंख्यक जनसंख्या ईसाइयत है और ये संघर्ष ईसाइयों और इस्लाम के बीच चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी इससे एक विस्फोटक स्थिति वहाँ पैदा होती है। और वहाँ जिन जिन सीमावर्ती क्षेत्रों से केंद्र सरकार अपनी संप्रभुता को स्थापित करने में असमर्थ है, वहाँ इनको ये मौका मिलता है कि वो एक पक्ष या दूसरे पक्ष के साथ उसके समर्थक के रूप में आएँ, लड़ें और फिर उसके एवज में अपना मेहनताना वसूल करें और अपने पैर वहाँ जमा लें। अब अगर आप देखें तो इथियोपिया के और जो पड़ोसी हैं वहाँ भी ये सारी संभावना है कि सूडान है, दक्षिणी सूडान है, मिस्र है, जिनके साथ विवाद इथियोपिया का चलता रहा है रेनेसां बांध को लेकर। मगर वो बांध को लेकर भले ही अभी विवाद विस्फोटक न हो, मगर ये बात सिर्फ टली है। और जो इलाके में अन्य आदिवासी कबीले हैं, कबायली लोग हैं, जिनको लगता है कि केंद्र सरकार इथियोपिया के उनके हित में काम नहीं कर रही है, या सूडान में भुखमरी है, मौसम बदलाव के कारण चिंताएं हैं, विस्थापन लोगों का हुआ है, इस अस्थिरता का फ़ायदा भी ये इस्लामिक तत्व उठा सकते हैं। क्योंकि बुनियादी तर्क ये है कि यदि अफ्रीका का कोई भी ऐसा देश, 55 देश वहाँ हैं, और उन 55 देशों में आज अगर आप देखें तो
15 से 20 देश ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस्लामी कट्टरपंथी के वार को झेल रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि निकट भविष्य में इन्हें कुछ राहत मिलने वाली है। कहीं कबायली युद्ध है, कहीं गृह युद्ध की विरासत है, कहीं उनके प्राकृतिक संसाधनों का शोषण बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही हैं, और अपने इस स्वार्थ के हित के लिए वो भाड़े के टट्टुओं को यहाँ लाती हैं। यहाँ मर्सनरी सैनिक आते हैं जिनमें से कुछ रूस से आ सकते हैं, कुछ फ्रांसीसी फॉरेन लीजन के हो सकते हैं, मगर कुल मिलाकर ये अस्थिरता का माहौल यहाँ चलता रहता है। यहाँ से अगर आप थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ें तो फिर आपको लगता है जो उत्तर पश्चिमी छोर है अफ्रीका का, वहाँ बुर्किना फासो हो, नाइजीरिया हो, निजर हो, आइवरी कोस्ट हो, ये सारी जगहें वो हैं जहाँ लोगों को आज तक ये भरोसा नहीं है कि उनकी सरकार संप्रभु है या ये जो इस्लामी कट्टरपंथी गिरोह गठबंधन सशस्त्र बागी हैं ये संप्रभु सरकार की तरह आचरण करते हैं। सरकार ने उनके साथ जियो और जीनो दो की नीति अपना ली है, उसी तरह की जिस तरह की हम देखते हैं सोमालिया में। स्थिति थोड़ा ही बेहतर है, और अभी आंकड़े जो हमारे सामने हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 20,000 लोगों की जानें बोको हराम संगठन के हाथों गंवाई जा चुकी हैं। लगभग 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं, या तो अपने देश में या मजबूर हुए हैं पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए। आर्थिक नुकसान जो हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। सैनिकों को नियमित रूप से मारा जाता रहा है, 150, 160, 120, 200, 300, 400, 500 स्कूली छात्र छात्राओं का अपहरण होता है, उनके बारे में फिरौती वसूल होती है, उनको वापस दिया जाता है। केंद्र सरकार की हाल इन सभी राज्यों में इतनी ख़राब है कि न तो वो नियमित वेतन दे पाते हैं अपने सैनिकों को, सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है, उनके पास हथियार नहीं है, राशन नहीं है, लाभ लश्कर नहीं है, उनको ये नहीं लगता जब उन पर हमला हुआ तो उनको बचाने कोई आएगा। और जो इस्लामी बागी हैं वो उनको ये लालच देते हैं कि तुम हथियारों के साथ हमारे साथ आ जाओ तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, तुम्हारे परिजनों को भी छोड़ देंगे, वरना तुम्हारे गाँव को जलाया जा सकता है, तुमको फिर से जंगल में रहने को भी मजबूर किया जा सकता है। ये सारी बातें निरंतर घटती रही हैं इन देशों में जिनको छोटा असफल देश कहा जाता है, बुर्किना फासो हो या सियरा लियोन हो या गैमोन हो या निजर हो। मगर क्या पहेली है नाइजीरिया जैसे देश, वहाँ भी वजह ये है कि अफ्रीका के कई अन्य देशों की तरह भ्रष्टाचार दैत्याकार है, भाई भतीजावाद, कबायली स्वार्थ हैं, और जो बियाफ्रा के युद्ध से टकराव 1970 के दशक से 20वीं सदी में चला आ रहा है उसकी विरासत आज भी अस्थिरता अराजकता को बढ़ावा देती है। तो कहीं न कहीं इन पूरे देशों में अब अगर आप देखें तो देश गिनना शुरू करें, नाइजीरिया है, निजर है, चाड है, मलावी है, और ये सब जब आपको पहुंचाते हैं तो इनकी जो भौगोलिक सीमा रेखाएं हैं मानव निर्मित औपनिवेशिक युग के बाद की, वो बिल्कुल कृत्रिम है। उनमें उन्होंने बंटवारा किया है एक ही जनजाति के लोगों के बीच में, आदिवासियों के बीच में। ये जंगली दुर्गम स्थान है, यहाँ आर्थिक विकास संभव नहीं हो सका है। यदि आर्थिक विकास अच्छी तरह नहीं हो सका है या क्षेत्रीय असंतुलन उसके कारण हुआ है, उसके कारण आक्रोश जनता में बढ़ा है, तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि यहाँ के भ्रष्ट सृष्टि वर्ग ने अपने संसाधनों का दोहन करने दिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए यहाँ अपनी निजी सेनाएं तैनात की हैं, और इनकी जिन जिन देशों से ये कंपनियां जुड़ी हैं उनकी सरकारों ने भी यहाँ हस्तक्षेप किया है। अब इस बात को यदि आप उत्तरी छोर को छोड़ दें तो मगर उत्तरी छोर में जो इस्लामी कट्टरपंथी है जो अपने को कहती है इस्लामिक सल्तनत ऑफ वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, तो एक इन्होंने नया प्रांत गढ़ दिया है उस तरह खुरासान प्रांत की तरह, जो पहले भूगोल में कहीं था नहीं, औपनिवेशिक भू राजनीतिक भूगोल में कहीं था ही नहीं। और इसी तरह ये कहते हैं कि इस्लामिक सल्तनत ऑफ साहेल कंट्रीज़, तो इनके नाम बदलते रह सकते हैं, कहीं बोको हराम है, कहीं अल-शबाब है, कहीं ये अपने को ईस्ट अफ्रीकन प्रोविंस की सल्तनत बताते हैं, मगर कुल मिलाकर इनके नाम बदलते रहते हैं। आप ये भरोसा नहीं कर सकते कि नाम बदलने से लोगों को ये लगता है कि शायद एक राक्षसी तत्व पर हमने काबू पा लिया, मगर वो नाम बदलकर दोबारा कहीं प्रकट हो सकता है। और ये एक रणनीति का हिस्सा अब नज़र आने लगा है कि ये एक संप्रभु राज्य से दूसरे संप्रभु राज्य में चले जाते हैं, और दोनों ही संप्रभु राज्य अफ्रीका के ऐसे हैं जो कमोबेश असफल राज्य हैं, वो अपने सीमावर्ती इलाकों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और इसका लाभ ये उठाते हैं। अब ये उत्तर पश्चिमी छोर के इस्लामी तत्व हैं और या बिल्कुल मगरब वाले उत्तरी छोर के तत्व हैं, इनका प्रभाव नीचे तक आता है, सूडान तक आता है, दक्षिणी सूडान तक आता है, युगांडा तक आता है,
जो जनतांत्रिक गणराज्य कोंगो का कहता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो वहाँ आता है, कोंगो की रिपब्लिक पे आता है, वो रुआंडा बुरुंडी पर आता है। और ये सारे जो हैं ये हमला करके भागने में माहिर हैं, मगर एक तरह से कट्टरपंथी का प्रसार इनके कारण अफ्रीका में हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है। यदि आप देखें तो पूर्वी तट पर मोजाम्बिक में भी जो तेल संयंत्र हैं, तेल शोधक संयंत्र हैं, उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भयादोहन करते हैं ये इस्लामी कट्टरपंथी तत्व। वो उस दुर्गम स्थानों पर अपना कब्जा बनाए रखते हैं और उनका सामना करने के लिए विडंबना है कि रुआंडा बुरुंडी के सैनिक पहुंचते हैं जो अपने यहाँ हिंसा से ग्रस्त हैं, मगर वो रखवाले बने हुए हैं मोजाम्बिक में। यदि आप देखें तो ये स्थिति लगभग पूरे अफ्रीका की है, जहाँ जो कभी भी इस संकट से पूरी तरह से मुक्त अपने को नहीं समझ सकता है। अब यहाँ एक और विचारणीय प्रश्न है कि बाकी दुनिया आज ये नहीं कह सकती कि हम अफ्रीका को घेराबंद कर लेंगे और अफ्रीका में ही पड़े रहेंगे और हम निरापद रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से शरणार्थी अफ्रीका के उत्तरी छोर से, सीरिया से यूरोप में प्रवेश कर रहे हैं और उनके साथ इस्लामी कट्टरपंथी का जहर दूसरी जगह पहुंच रहा है। देखिए, ये शब्द सुनने में अटपटा लग सकता है कि इस्लामी कट्टरपंथी या इस्लामी आतंकवाद का जहर, हम किसी एक धर्म या संप्रदाय के साथ इसे नहीं जोड़ना चाहते हैं, मगर दुर्भाग्यवश जो घटनाएं हाल में सामने आई हैं उनसे लगता ही कि उन्हें अंजाम देने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं इस इस्लामी आतंकवादी कट्टरपंथी गिरोह से, अलकायदा कहिए, आईएसआईएल कहिए, प्रेरित होते रहे हैं आत्मघातक हमले करने के लिए। अभी हाल में नॉर्वे में जो हमला हुआ, जिसमें गोरा डेन था जो कुछ वर्ष पहले इस्लाम में धर्मांतरण उसने कराया था, उसने धनुष बाण से 7 लोगों को मार डाला कोन्सबर्ग नाम के एक छोटे शांत कस्बे में। एक दूसरी घटना आप ले लें कि 3-4 साल पहले, 5 साल पहले एक ब्रिटिश संसद सदस्य की हत्या हुई थी। अभी पिछले हफ्ते ही एक बहुत लंबे समय से जो वहाँ सांसद रहे थे, उनकी हत्या गिरजी में जब वो अपने निर्वाचकों से मिल रहे थे, छुरा मारकर एक व्यक्ति ने कर दी। और अब पुलिस ने घोषणा की है कि ये भी एक आतंकवादी हमला ही है जिसके साथ इस्लामी आतंकवाद से प्रेरित एक व्यक्ति जुड़ा होता है। और कुछ समय पहले की आप बात करें तो फ्रांस में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की सर काटकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उसने अपने छात्रों को एक कार्टून दिखाया था जिसमें लगता था इस्लामी कट्टरपंथियों को कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर का अपमान हुआ है। और कुछ समय पहले आप देख लें तो इस तरह की घटनाओं को की प्रतिक्रिया में जो इस्लाम द्वेषी घटनाएं होती हैं, उससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी दोनों तरह बलवान होती है। आज ये कहना आसान है कि फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ महीनों में राष्ट्रपति पद का चुनाव चुन रहे हैं तो उन्हें दिखाना है दक्षिणपंथी अपने विपक्षियों को ध्वस्त करने के लिए कि वो कट्टर फैसले ले सकते हैं, वो 100% धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन कर सकते हैं, वो इस्लाम पर अंकुश लगा सकते हैं। ये स्थिति तब तक कुछ निरापद थी जब तक जर्मनी में चांसलर एंगेला मेर्केल थी, मगर आज जब उनकी पार्टी बहुमत में नहीं आई है, वो ये घोषणा कर चुकी हैं, वो अवकाश ग्रहण कर रही हैं, तो ये कहना कठिन है कि आने वाले दिनों में जर्मनी में जो उदार नीतियां थीं शरणार्थियों के प्रति, जो खासकर जो इस्लामी शरणार्थी थे, वो कितनी हद तक नए जर्मनी में अस्थिर वातावरण में हो सकता है वहाँ वामपंथी आए, वहाँ न्यो नाजी विचारधारा प्रकट हो जो स्वीडन में प्रकट होती रही है, जो नॉर्वे में प्रकट होती रही है। तो इसको अनदेखा करना बड़ा कठिन है। और इसके साथ जुड़ा एक प्रश्न और है कि क्या जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ इस्लामी देश जिम्मेदार हैं? क्या ये सच नहीं है कि पश्चिम ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए, पूर्व राष्ट्रपति बुश ने जब वर्ल्ड ट्रेड टावर्स पे हमले के बाद 9/11 की दुर्घटना के बाद ये कहा था कि ये संघर्ष एक धर्म युद्ध है, ईसाइयत और इस्लाम के बीच में, संस्कृतियों के बीच में है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी कागज़ की पुर्जी को इसके बीच में आड़े नहीं आने दिया जाएगा। हम कड़ा सबक सिखाएंगे, घर बैठकर, घर जाकर निकाल कर उन्हें मारेंगे। अब ये यदि बात आप याद रखें तो 20 वर्ष बाद भी यूरोप की और अमेरिका की मानसिकता लगभग इसी तरह की है। जिस तरह की सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत पर आचरण किया अमेरिका ने, लीबिया से कद्दाफी को हटाया, जो कट्टरपंथी इस्लामी खुद थे मगर इस्लामी आतंकवाद का समर्थन वो करते थे, मगर उस पर नियंत्रण भी लगाने की क्षमता उनमें कम से कम अपने देश में थी। मगर उसके बाद से ये स्थिति लीबिया में भी नहीं रही है। जिस तरह से
हुस्नी मुबारक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अरब वसंत के दिनों में लगा था कि अब एक नया जनतांत्रिक व्यवस्था जड़ जमा सकेगी मिस्र में, वो भी नहीं हुआ। ट्यूनीसिया में ऐसा नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पूरे अफ्रीका का जो घटनाक्रम है उससे यूरोप और अमेरिका घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। आज भी फ्रांस की लगभग 5,600 के आसपास सैनिकों की टुकड़ियां अफ्रीका में तैनात हैं, जो उसके हितों की रक्षा कर रही हैं या उससे साथ जुड़ी कंपनियों के हितों की रक्षा कर रही हैं। और मैक्रोन ने कभी भी ये छिपाया नहीं है कि अपनी भूतपूर्व उपनिवेशों को वो जनतांत्रिक बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए उनको आर्थिक मदद देंगे, जो बिल्कुल परोपकारी मदद नहीं होगी, कहीं ना कहीं फ्रांस का लाभ भी उसमें होगा। उन्होंने ये चुनौती ज़रूर दी है, हाथ में चेतावनी दी है कि वो इन फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या कम करेंगे, क्योंकि उन पर खर्च बहुत हो रहा है, चुनाव का वर्ष है। उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कौन से ऐसे हित फ्रांस के लेबनान से लेकर के साहेल क्षेत्र में हैं जिसके लिए वो फौज की तैनाती कर रहे हैं। मगर उसका एक परोक्ष तरीका है। आप सीधे सीधे अपने सैनिक तैयार न करें, मगर आपके फॉरेन लीजन के जो लगभग अपराधी तत्व, निरंकुश उद्दंड तत्व होते थे सेना के, जिन्हें दंड स्वरूप इस फॉरेन लीजन में भेजा जाता, उनकी आप वहाँ तैनाती कर दें। लगभग 5-6 हज़ार संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में काम करने वाले सैनिक भी अफ्रीका में तैनात हैं। और तो छोड़िए, अमेरिका के भी 2,500 सैनिक अफ्रीका में तैनात हैं। अब ये लोग कई मुखौटे पहनते हैं। कहीं इनका हस्तक्षेप बहुराष्ट्रीय होता है, कहीं ये शांति बनाने के लिए जाते हैं, कहीं ये राहत कार्य में सुविधा पहुंचाने के लिए जाते हैं, कहीं ये मानवीय आधार पर राहत पहुंचाने के लिए जाते हैं। मगर हाल के दिनों में जो निशाना बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों को, राहत पहुँचाने वाले कुछ अधिकारियों को, मेडिसिन विदाउट फ्रंटियर के डॉक्टरों को, उससे लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय जनता के मन में ये शक है कि ये लोग, या कम से कम इनसे जुड़े कुछ लोग, बड़ी शक्तियों के लिए, उनकी गुप्तचर सेवाओं के लिए जानकारियां इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं, और इन पर नियंत्रण लगाना बेहद ज़रूरी है। तो ये यदि आप अपने दिमाग में इन चीज़ों को साफ साफ रखें तो आपको लगेगा कि आतंकवाद की यह चुनौती यूरोप के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं है, और भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के। जब हम बात करते हैं इस्लामी आतंकवाद की, तो ये चुनौती बहुत ज़्यादा जटिल है भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है। और ये ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान न जाना स्वीकार किया था, एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहना स्वीकार किया था, और वो एक समन्वयात्मक इस्लाम के उपासक रहे हैं, जिसका कोई लेना देना कट्टरपंथी आक्रामक इस्लाम से नहीं रहा है। यहाँ सूफी सिलसिलों का इस्लाम रहा है, यहाँ वो इस्लाम रहा है जो कमोबेश दक्षिण पूर्व एशिया के जो सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, उसके साथ मिलता जुलता था। जो वहाँ उसमें एक परत हिंदू बौद्ध संस्कृति की थी, दूसरी परत सूफियाना सिलसिले की थी, तीसरी परत इस्लाम की थी, और ये सब एक मिलजुल कर इनका सहअस्तित्व इंडोनेशिया जैसे देश में देखा जा सकता था। और यदि आप देखें तो हिंदुस्तान के बिल्कुल पड़ोस में जो बांग्लादेश है, जिसकी गिनती भी दुनिया के बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में होती है, नंबर 3 में ये इस तरह की गिनती चलती रहती है, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी भारत। आबादी के बारे में जिस तरह के आंकड़े हैं, कुछ जो इस्लामी देश हैं वो अपनी आबादी को बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाना पसंद करते हैं ताकि वो इस्लामी देशों की बिरादरी में उनका महत्व बढ़े। मगर जो चीज़ रेखांकित करने लायक है वो ये है कि दक्षिण एशिया के लिए इस्लामी आतंकवाद की चुनौती जटिल इसलिए है कि बांग्लादेश में भी समन्वयात्मक सहिष्णु इस्लाम की धारा थी, इंडोनेशिया में भी थी, और भारत में भी थी। अब यदि आप देखें तो पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा देश है जिसकी स्थापना धर्म के आधार पर हुई थी, जिसने शरिया कानून लागू करने की बात की थी शुरू से, और जिसने कट्टरपंथी का रास्ता चुना जनरल जिया के शासनकाल से, जहां जो पाकिस्तान की सद्भावना भारत के साथ या भाईचारा या ऐतिहासिक विरासत की साझेदारी थी, उसको विधिवत नष्ट करने का प्रयास किया गया है। दुर्भाग्य ये है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी का ज्वार बढ़ा है, पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों ने इसका इस्तेमाल कर भयादोहन करने की कोशिश की है। अमेरिका की पहले अफ़गानिस्तान के युद्ध में जब सोवियत संघ उस पर काबिज था, उसके बाद जब अमेरिका वहाँ युद्ध लड़ रहा था तो पाकिस्तान की सामरिक संवेदनशीलता थी। और आज जब पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारे का चर्चा होता है, पाकिस्तान ईरान के पास जाता है, जिन दोनों देशों के साथ हाल फिलहाल अमेरिका के संबंध सामान्य नहीं है,
तो समस्या ये होती है कि पाकिस्तान को यदि आप अलग करें, और अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि भारत में जो लड़ाई इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध होती है जिसमें सब लोग एक मत हैं, मगर ये बहुत आसान है दुष्प्रचार करना कि जितने अल्पसंख्यक मुसलमान भारत में हैं वो सब के सब देशद्रोही सिद्ध हो सकते हैं किसी भी एक दिन, यदि उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा आतंकवादी इस्लाम का, उस आक्रामक इस्लाम का जिसका निर्यात सऊदी अरब से वर्षों से पेट्रो डॉलर के माध्यम से वहाबी इस्लाम का होता रहा है। अब भारत का चर्चा करने के पहले हम पड़ोस का चर्चा कर लें कि जो स्थिति बांग्लादेश में है, जो वहाँ रोहिंग्याओं के आने से म्यांमार से हुई है। अब रोहिंग्या मुसलमान हैं, सदियों से ये अराकान में रह रहे थे, ये उपेक्षित थे, इनके साथ शोषण होता था, इनके साथ अत्याचार कई प्रकार के होते थे, मगर हिंसक मुठभेड़ें नहीं होती थी। हिंसक मुठभेड़ें तब शुरू हुई जब कुछ नौजवान रोहिंग्या मुसलमान सऊदी अरब के वहाबी इस्लाम के प्रभाव में आए और कुछ इस्लामी कट्टरपंथी आतंकवादी तत्वों ने उन्हें हथियारबंद किया, और फिर जो सेना के साथ उनकी मुठभेड़ हुई उसमें सेना ने वंशनाशक हिंसा का सहारा लिया। अब ये म्यांमार बर्मा की सेना को के बचाव में नहीं कहा जा रहा है, मगर जब तक उन पर हमले नहीं हुए थे हिंसक, तब तक उस तरह का वंशनाशक हिंसा का सामना रोहिंग्याओं को नहीं करना पड़ रहा था। आज जो रोहिंग्या शरणार्थी लाखों की तादाद में, दसियों लाख की शरणार्थियों की तादाद में बांग्लादेश में है, वहाँ से बहकर भारत में आ रहे हैं, तो उससे भी एक उत्तेजना भड़कती है कि जो शरणार्थी होता है वो अपने लोगों के साथ मिलजुल के रहना पसंद करता है, वो अपनी जीवन यापन शैली वैसे ही करना चाहता है। मगर भारत का एक और बड़ा संकट है कि भारत ने घुसपैठियों को लेकर जो नीति हाल के वर्षों में 5-6 वर्षों में अपनाई है वो एक तरह से मुठभेड़ वाली है। बारंबार हम ये कहते रहे कि बांग्लादेश से दरिद्र घुसपैठी हमारे यहाँ आते हैं, जिनमें से कुछ आतंकवादी हैं, कुछ सांप्रदायिक तत्व हैं, और इनके कारण हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। जो हमने राष्ट्रीय पंजीकरण अपने नागरिकों का शुरू किया है, नाजायज तस्करों और देह व्यापारियों और नशीले पदार्थों के तस्करों पर रोक लगाने का प्रयास किया है, बांग्लादेश के साथ बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे उनका स्वाभिमान आहत हुआ है। तो एक तरह का तनाव भारत के पूर्वोत्तरी और पूर्वी सरहद पर भी पैदा हुआ है। कई बार अप्रिय प्रसंग हुए हैं, भारतीय नेताओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिए हैं, घर में घुस के मारने वाले, बांग्लादेश ने इसका जवाब वैसे का वैसा दिया है, मगर बांग्लादेश स्वयं इस्लामी कट्टरपंथी के प्रभाव से मुक्त नहीं है। हमने पहले भी इसका चर्चा किया है, जब भारतीय प्रधानमंत्री ढाका में गए तो वहाँ दंगे भड़के, हाल में दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के समय पे फिर हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, और जब ये कहा गया कि भारत सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई तो बांग्लादेश ने कहा बिल्कुल वो कड़े से कड़ा कदम लेगी, मगर उन्होंने साथ में यह जोड़ना भी ज़रूरी समझा कि भारत सरकार को भी ये प्रयास करना चाहिए, ये कदम उठाने चाहिए कि भावनाओं को भड़काया न जा सके दोनों ही पक्षों में। तो इसका अर्थ है कि बिल्कुल निरापद स्थिति अपनी मुस्लिम आबादी, अल्पसंख्यक आबादी को लेकर हमारे पास नहीं है। यही स्थिति हमारे ऊपर लागू होती है जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर। अब 2 साल पहले जब इनकी स्थिति में परिवर्तन किया गया था, ये कहा गया था कि राज्य पर आतंकवाद का नियंत्रण नहीं कर पा रही राज्य सरकार, हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इस पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मगर तब से अब तक स्थिति इतनी तेज़ी से बदली है कि आतंकवादी घटनाओं पर भी थोड़ा उफान कश्मीर में आया है। सैनिक मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, सिख मारे जा रहे हैं, और एक बार फिर ये संकट पैदा हो गया है अफगानिस्तान के बाद कि यदि वहाँ से इस्लामिक तत्व कुछ शरारत करते हैं, शरारत उसके लिए गलत शब्द है, कुछ नफरत फैलाने का काम करते हैं, आतंकवादी हमले करते हैं, तो स्थिति खराब हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि वो कश्मीर में यदि स्थिति खराब होती है और सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है तो इसका दुष्प्रभाव सारे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हिंदू और मुसलमान साथ रहते हैं उन पर पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये भी है कि चुनावी वर्ष है, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, शहरी राज्य पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, और इन दोनों जगह तनाव बढ़ने से, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से, यदि हम सीमा की निगरानी करते हैं, सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को, उनके दायरे को बढ़ाते हैं, या हम पूर्वोत्तर में सेना को विशेष अधिकार देते हैं, तो कहीं न कहीं मानवाधिकारों का हनन, कहीं न कहीं दक्षिणपंथी तानाशाही, इस सब पर रोक लगा, इस सब की आलोचना भी होने लगती है। और जब हमारे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, उनकी बात सही है एक सीमा तक,
मगर एक सीमा तक ही कि मानव अधिकारों का हनन दुनिया में सर्वत्र होता है, इसलिए हमारी तरफ से उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी किसी भी नीति की आलोचना नहीं होनी चाहिए, या हमारे यहाँ अभी की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, या राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि जनतंत्र में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में संसद में भी नहीं उठाया जा सकता है, अदालत में भी उसकी चर्चा आप नहीं कर सकते हैं, और देशद्रोह का मामला आपके खिलाफ किसी भी समय लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इतनी इस इस्लामी आतंकवाद के साथ जुड़ी हैं कि इस्लामी आतंकवाद दुनिया के लिए तो खतरा है ही, मगर भारत के लिए इसकी जटिलता इसलिए है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में से है। यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये पाकिस्तान की तरह एक फौजी तानाशाही या खुफिया एजेंसियों द्वारा जलाया जाता राष्ट्र नहीं है, वह दिवालियेपन के कगार तक अभी नहीं पहुँचा है। मगर उसकी स्थिति, यदि उसकी शांति और सुव्यवस्था को इस्लामी आतंकवाद आत्मघातक हमलों से अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तनावपूर्ण स्थिति बनाता है, सरहद पार तनाव बढ़ता है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है, तो कुल मिलाकर इसका असर भारत के आर्थिक विकास पर पड़े बिना नहीं रह सकता है। और कोविड की चपेट के बाद जो हम अपनी आर्थिक प्रगति की दर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा खटाई में पड़ सकती है। ये बात हमको कभी भूलनी नहीं चाहिए कि अफ्रीका में इस्लामी आतंकवाद की चुनौती एक है, वहाँ यूरोपीय शक्तियों का प्रक्षेप हस्तक्षेप एक है, मगर भारत के लिए अपनी राजनीतिक प्रणाली को पटरी से उतारे बिना, तानाशाही की ओर गए बिना इस आतंकवाद से चुनौती का सामना करने की जो चुनौती है, वो कोई दूसरा आकर हमारे लिए हल नहीं करेगा। हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा अपने संबंधों पर, ईरान के साथ, रूस के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, मगर सबसे पहले हमें आश्वस्त करना होगा अपनी अल्पसंख्यक उस आबादी को, जो बहुत बड़ा प्रतिशत, एक बहुत बड़ा बहुमत हमारी आबादी का है, कि वो यहाँ निरापद हैं, वो दोयम दर्जे के नागरिक नहीं हैं, और तभी इस्लामी आतंकवादी अपना जहर यहाँ नहीं फैला सकते। इस सप्ताह इतना ही, अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। मगर हम जाने से पहले आपसे ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपको इस इस्लामी कट्टरपंथी या इस्लामी आतंकवादी चुनौती का विश्लेषण करते वक्त अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होने की ज़रूरत है। शायद संसार में कोई धर्म ऐसा नहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता हो, आत्मघात को प्रोत्साहन देता हो, जो निर्दोष मासूम नागरिक हैं उन पर अत्याचार करने की बात करता हो। मगर एक बात बिल्कुल है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि जब से इस्लामी आतंकवाद प्रकट हुआ है, खासकर ISIL वाला, उसने जिस तरह की बर्बरता का, लोगों के सर काटने का, आत्मघातक हमलों का, निरीह बच्चों को, मस्जिद में प्रार्थना करने वालों को बम के धमाकों से उड़ाने का काम किया है दुनिया भर में, या पश्चिमी देशों में जिस तरह के कातिलाना हमले किए हैं, सर काटने के, छुरे भोंक के सांसदों को मारने के, बसों को निरीह पर्यटकों पर चढ़ाने के, उस सब को देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम वर्तमान इस्लाम का एक स्वरूप, जिसका निर्यात शुरू हुआ था सऊदी अरब से, उसकी कट्टरपंथी दूसरे उन आतंकवादियों से थोड़ा भिन्न है, बर्बर है, आदिम है, पाशविक है, मध्ययुगीन है, जिसके बारे में बिना किसी धर्म की आलोचना किए हमको तटस्थ भाव से सोचना है। इसका अर्थ ये नहीं कि हिंदू धर्म या ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म इससे मुक्त है। यदि आप देखें तो जिन लोगों ने नरसंहार रोहिंग्या इस्लामिक मुसलमान भाई बहनों का किया है, वो अहिंसक बौद्ध धर्म को मानने वाले म्यांमार के सैनिक तानाशाह हैं और वहाँ के बौद्ध भिक्षु हैं, और उसमें हिस्सेदारी गांधी की द्वारा प्रेरित आंग सान सू की भी रही थी। यदि आप देखें तो ये इससे कोई भी मुक्त नहीं है। जो नास्तिक देश है उसने अपनी तरह से जो अत्याचार वंशनाशक किए हैं उइगर मुसलमानों पर, उसको भी आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। मगर कुल मिलाकर जो ये हमारे सामने पर्दे पर चित्र उभर रहा है वो बहुत संतोषप्रद नहीं है, चिंताजनक ही है, और इसके बारे में आप सोचें, खबरों को पढ़कर भावावेश में न बहें, उनका विश्लेषण एक नहीं अनेक स्रोतों से करें। खासकर जो इंटरनेट पे मिलती हैं घोषणाएं, ट्विटर पे मिलती हैं, सोशल मीडिया पे मिलती हैं, उन पर हमेशा भरोसा न करें। आप स्वयं कोशिश करें कि फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, फिर आप अपने हित के हिसाब से, देश के हिसाब से इसके बारे में सोचें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।